हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी, जहां मैं आज आपके लिए लाई हूं आज के टॉप करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं महिमा मिश्रा स्टार्ट करती हूँ आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन। आज है 8 अगस्त 2025। आज का कोड क्या है? थिंक बिग, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक इट हैपन। राइट, आपको बड़ा सोचना है एंड खुद पे भरोसा रखना है। दुनिया वाले आप पे भरोसा करें चाहे ना करें, ठीक है, आपको खुद पे रखना है। देखते हैं आज कवर क्या क्या करना है। सबसे पहले देखेंगे प्रीलिम्स क्विक रिकैप। हम एक शॉर्ट प्रीलिम्स रिलेटेड क्विक रिकैप लेके आते हैं जो हमने कल पढ़ा है उससे रिलेटेड, ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें याद रहें। नेक्स्ट पढ़ेंगे वेदर यू रिकॉल। ये है कुछ क्वेश्चंस जो हमने कल पढ़ा है, उसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करके लेके आती हूँ कि आप लोग इसे अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होता है तो अटेम्प्ट कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है सेशन। डे टुडे देखेंगे, आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। वॉन्ट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन आवर नेशनल इंटरेस्ट। ये ट्रम्प मोदी की जो लड़ाई चल रही है आपस में, ठीक है, ट्रम्प के जो टैरिफ चल रहे हैं उससे रिलेटेड पीएम मोदी ने यहाँ पे कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इम्पॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 2 के लिए एंड इंटरव्यू के लिए। दिल्ली टोपरा अशोकन पिलर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अशोकन पिलर भी इसी से रिलेटेड है जो न्यूज़ में मेंशन है। 1 in 5 लैंसेट की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाया गया है 1 in 5 इंडियंस डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। ये भी आपके जीएस पेपर 2 के लिए एंड इंटरव्यू में कुछ हेल्थ के ऊपर आता है पूछने के लिए, तो आप ये बताएंगे। ठीक है, मैपिंग इम्पॉर्टेंट है। आज मैपिंग में क्या है? यूराल माउंटेन्स एंड उसके बाद वो कैप इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपके EPFO जैसे एग्ज़ाम्स के लिए। प्रीलिम्स क्विक रिकैप देखते हैं जी। ये बहुत ही शॉर्ट क्विक रिकैप दिखता है, ये होता है। ये चीज़ें हम यस्टरडे प्रीवियस डे में डिटेल में कर चुके होते हैं, ठीक है। आज उसका एक शॉर्ट क्विक रिकैप देखने को मिलता है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में कहा था, क्योंकि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के कंक्लूजन्स बताए गए थे कल न्यूज़पेपर में, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इस्टेब्लिश हुई है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो किसी एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश होती है। फिर इसे अमेंड किया गया था बाय फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016। ये क्या करता है? ये फिक्स करता है क्या? बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, मेनली द रेपो रेट। रेपो रेट कल बताया था आपको, बैंक जिस रेट पे लोन देते हैं, किससे? RBI से, यानी कि जब वो इंटरेस्ट देंगे, जब वापस करेंगे, तो जो इंटरेस्ट रेट होता है उसे कहते हैं रेपो रेट। मेनली मॉनिटरी पॉलिसी का मेनली ये काम होता है कि वो रेपो रेट के थ्रू इन्फ्लेशन को कंटेन करेगी। स्टैब्लिश इन जून 2016। इसके 6 मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन कौन होंगे? RBI के गवर्नर। डिप्टी गवर्नर होंगे इन चार्ज ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। एक RBI को ऑफिशियल होगा नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड। 3 एक्सटर्नल मिनिस्टर ये मेंबर्स होंगे अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यूजुअली एक्सपर्ट्स होंगे ये लोग। कौन? कहाँ से? इकोनॉमिक्स से, बैंकिंग, फाइनेंस, यहाँ से ये लोग एक्सपर्ट्स आएंगे। हर मेंबर का एक वोट होता है वो, बट अगर इक्वालिटी के केस में कि यहाँ से भी इक्वल आ रहा है, यहाँ से भी इक्वल आ रहा है, तो जो गवर्नर होंगे वो दोबारा से कास्टिंग वोट यहाँ पे करते हैं। मीट्स एटलीस्ट 4 times a year। ठीक है, कम से कम 4 बार मिलती है एक साल में, क्योंकि इन्फ्लेशन के टारगेट्स को बताना होता है कि हम कौन सा स्टांस ले रहे हैं। राइट, कल मैंने एकोमोडेटिव स्टांस बताया था। इसमें क्या होता है? ना इंक्रीज़ किया जाता है ना डिक्रीज़ किया जाता है। जो अभी RBI ने लिया है ना, वो एकोमोडेटिव स्टांस लिया है। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ के रखेंगे ये सारी चीज़ें। मैंडेट यहाँ पे क्या है? वही इन्फ्लेशन 4% तक इन्फ्लेशन मेंटेन करना है, कुछ ±2% हो सकता है। रेपो रेट बताया था, शॉर्ट टर्म लोन्स ले रहे हैं सेंट्रल बैंक से। कौन ले रहे हैं? कमर्शियल बैंक।
और फिर जिस ब्याज पे वो पैसे वापस करेंगे ना, जिस रेट पे पैसे वापस करेंगे उसे बोलेंगे रेपो रेट। इसका पर्पस क्या होता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, लिक्विडिटी को कंट्रोल करना। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था ये वाला कि लिक्विडिटी कैसे मेंटेन होगी, मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकती है इकोनॉमी में बाय कंट्रोलिंग रेपो रेट, राइट। ये लेंडिंग रेट को भी इन्फ्लुएंस करता है। ये सारी चीज़ें हम कल डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। करंट रेपो रेट क्या है अभी अगस्त 2025 में? तो 5.50 है। कल हमने पढ़ा था इको सेंसिटिव जोन के बारे में, जो उत्तरकाशी में जहाँ पे फ्लैश फ्लड आया है ना, वो वाला रीजन क्या है? इको सेंसिटिव जोन के अंदर आता है। तो हमने कल पढ़ा था इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन ये नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के तहत है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कहती है, ये वाला जो रूल्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट को डिक्लेयर कर देना चाहिए वो वाले एरियाज़, वो वाला रीजन जो 10 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, राइट। और वहाँ पे क्या है? भागीरथी बेसिन है। कहाँ पे? उत्तरकाशी में। भागीरथी कल निकलती है ना पंचप्रयाग, मैंने आपको बताया था अच्छे से, राइट। भागीरथी निकलती है वहाँ से, उत्तरकाशी से, इसीलिए उसे इको सेंसिटिव जोन करार किया गया था। और जो खीर गंगा वाला रीजन आता है वो वाला भी इको सेंसिटिव जोन के अंदर है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अलाउड है या प्रोहिबिटेड है। अलाउड तो वही जो बताया था कि अच्छी वाली एक्टिविटीज़ है, राइट। जैसे कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जो भी वहाँ की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। बट प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ यहाँ पे पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी अपना कोई भी स्टेटमेंट बना सकता है और बोल सकता है कि 100 मिल्स वहाँ पे प्रोहिबिटेड नहीं है, ठीक है, ऐसे करके बोल सकता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है अच्छे से। प्रोहिबिटेड यहाँ पे क्या क्या है? कमर्शियल माइनिंग, 100 मिल्स, इंडस्ट्रीज कॉजिंग पॉल्यूशन, एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज़, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन हो वो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ वहाँ पे होंगी। मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल यूज़ ऑफ वुड, ये नहीं कि पेड़ बिल्कुल जंगल के जंगल कट जा रहे हैं, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे प्रोहिबिटेड है। टूरिज़्म एक्टिविटीज़ लाइक हॉट एयर बलून ओवर द नेशनल पार्क, डिस्चार्ज कर रहे हैं कोई एफ्लुएंट, किसी फैक्ट्री से निकला हुआ, इंडस्ट्री से निकला हुआ कोई एफ्लुएंट डिस्चार्ज कर रहे हैं वाटर बॉडीज़ में, या फिर कोई सॉलिड वेस्ट प्रोडक्शन हो रहा है ऑफ हैज़ार्डियस वेस्ट, राइट। यहाँ पे कल मैंने आपको ये चीज़ें डिटेल में पढ़ाई थी, क्या अलाउड है क्या रेगुलेटेड है, मैंने कल ये वाली चीज़ें पढ़ाई थी। अगर ये पढ़ना होगा ना तो फिर कल वाली वीडियो देखिएगा। मेन इम्पॉर्टेंट क्या होता है? प्रोहिबिटेड। अलाउड में तो आप एलिमिनेशन लगा लेंगे कि हाँ कौन सी ज़्यादा हार्म कर रही है इन्वायरमेंट को, कौन सी नहीं। मेन होता है प्रोहिबिटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एससीओ की मीटिंग होने वाली है, राइट, अगस्त सितंबर में। तो इसीलिए कल एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंशन था न्यूज़ में। ये क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 2001 में। कौन कौन सी कंट्रीज़ ने किया था? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान। कल मैंने आपको बताया था जेड यहाँ पे डोमिनेटेड है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान। यहाँ पे जेड तो है ही, दो आपको याद रख लेने हैं, कौन सा? चाइना एंड रशिया। फर्स्ट समिट कहाँ पे हुआ था इसका? शंघाई, चाइना इन 2001। ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज इसकी कौन सी है? रशियन एंड चाइनीज़। 2017 में अस्ताना में इंडिया एंड पाकिस्तान इसके फुल मेंबर्स बन गए थे। 2021 में ईरान भी इसका मेंबर बन गया। तो अब टोटल मेंबर्स कितने हुए इसमें? कौन कौन से हुए? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, ईरान एंड उज़्बेकिस्तान। ठीक है जी, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में वो लोग ऑप्शंस दे सकते हैं कंट्रीज़ के कि इनमें से कौन कौन सी एससीओ की कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी नहीं हैं। जो ऑब्जर्वर स्टेट हैं कौन कौन से हैं? अफ़गानिस्तान, बेलारूस एंड मंगोलिया। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं आपको कुछ याद है कल का कि नहीं। वेदर यू रिकॉल में क्या होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं जो आप मुझे आंसर देते हैं कमेंट सेक्शन में।
अंडर विच, कौन से एक्ट के तहत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी? बैंकिंग रेगुलेशन 1949, फाइनेंस एक्ट 2001, आरबीआई 1934, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, आप मुझे आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत ही ज़्यादा इजी है, आज भी पढ़ाया मैंने आपको। विद रेफरेंस टू इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है आपके लिए। ठीक है, बताइएगा, थोड़ा सा टफ भी नहीं है, इजी है। अगर आपने सुना है ना अभी ध्यान से तो आप बता देंगे। इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन ये डिक्लेयर किया जाता है अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोहिबिट ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज। बताइएगा भाई, क्या आप तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं अब, राइट। द एक्सटेंट ऑफ इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन कैन गो अप टू 10 किलोमीटर्स और मोर बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशनल पार्क और अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नोटिफाई किसके द्वारा किया जाता है? क्या ये स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा वो नोटिफाई किया जाता है? आप लोग आंसर देंगे। आज डे टुडे कौन सा है? आज है क्विट इंडिया मूवमेंट डे। आज के दिन लॉन्च हुआ था, आई थिंक, अब मुझे याद हो तो 2022 या फिर 2023 में क्वेश्चन आया था कि 8 अगस्त को क्या हुआ था। मॉडर्न हिस्ट्री में 8 अगस्त को क्या हुआ था, राइट। तो याद रखेंगे, ठीक है। हिस्ट्री में थोड़ी अब डेट्स वेट्स भी याद रखनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यूपीएससी भी आ गया उस पर, एंड अदर स्टेट पीसीएस तो पहले से ही फैक्चुअल्स वो ज़्यादा पूछते हैं ये लोग। और जो मैं हर संडे प्रीलिम्स फैक्चुअल्स में सीरीज़ लेके आती हूँ ना, वो वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, उसे भी देखते रहिएगा हर संडे को। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन ने क्या बॉम्बे 8 अगस्त 1942 में मोहनदास करमचंद गांधी ने लॉन्च किया था क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति भी कहते हैं, अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। अब आपका यहाँ पे हो जाता है एक होमवर्क। क्या होमवर्क है आपका? होमवर्क ये है कि आप स्पेक्ट्रम या किसी भी बुक से जो आप मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं उसमें आप क्विट इंडिया मूवमेंट को पूरा आज रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। ये मौका अच्छा है रिवाइज़ करने का। आप लोग ना ऐसे भी रिवीजन कर सकते हैं, जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं ना न्यूज़ में, वो उसी टाइम पे ओरिजिनल सोर्सेज से भी जो भी बेसिक एंड फाउंडेशनल सोर्स है ना, उससे रिवाइज़ कर लीजिए। आपका रिवीजन फिर साथ साथ में चलता रहेगा करंट अफेयर के साथ साथ। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं न्यूज़ से। पीएम ड्रॉज द लाइन, वॉन्ट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन आवर नेशनल इंटरेस्ट, रेडी टू पे हैवी पर्सनल प्राइस। यहाँ पे क्या है? पीएम मोदी ने कहा है फार्मर का इंटरेस्ट हमारी टॉप प्रायोरिटी है। हमें कुछ भी करना पड़े, हम अपने फार्मर जैसे कि यूएस ने जो टैरिफ लगाए ना 50% हो गया अब तो, ठीक है। पहले 25 था, अब 50 हो गया। इंडिया के जो भी इंपोर्ट्स हो रहे हैं यूएसए में, अमेरिका में, राइट, उस पर 50% का टैरिफ देना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब अब थोड़ा लेस अट्रैक्टिव होगा इंडिया मतलब इंडिया के लिए अमेरिकन मार्केट, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी जाते थे, काफ़ी एग्रीकल्चर हो गया एंड फिशरीज़ के प्रोडक्ट्स जाते थे, ठीक है, मरीन प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे अब वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि अब टैरिफ देना पड़ रहा है। और यूएसए ये भी कह रहे हैं कि अगर रशिया से आप एनर्जी एंड डिफेंस में डील करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। यहाँ पे पीएम मोदी ने वही जवाब दिया है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में ध्यान रखते हैं एंड हम कोई सा भी पर्सनल प्राइस हम पे करने के लिए तैयार हैं, बट हमारी सॉवरेनिटी पे आप कुछ नहीं कहेंगे। आप हमें ये नहीं कह सकते कि रशिया से डील करो या ना करो, हम किसी भी कंट्री से डील करें। हम ऐसे कंट्री हैं जो पैलेस्तीन एंड इज़राइल दोनों की तरफ रह सकती है, राइट। हम पॉलिसी ऑफ डिहाइफनेशन फॉलो करते हैं, हम दोनों कंट्री से स्ट्रैटेजिकली डील कर सकते हैं। हम रशिया से भी डील करते हैं, यूक्रेन से भी डील करते हैं, राइट। तो नो कंट्री कैन से, कोई प्रेसिडेंट हो चाहे द ग्रेट अमेरिका का हो, फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। कोई नहीं कह सकता हमें कि यहाँ से डील करो, यहाँ से ना करो। यहाँ पे स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन का क्या था, बर्थ सेंटेनरी थी, राइट। तो फिर क्या हुआ यहाँ पे, MS स्वामीनाथन पता है आपको, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने फार्मर्स के लिए एक स्टैम्प दिया है,
ठीक है, फार्मर्स के लिए नहीं, मतलब एक बेसिकली एक स्टैम्प रिलीज़ किया है उनकी मेमोरीज़ को ध्यान में रखते हुए। किसके? MS स्वामीनाथन के। यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि विल नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द इंटरेस्ट ऑफ इट्स फार्मर्स, लाइव स्टॉक रियरर्स एंड फिशर फोल्क। ठीक है, हम पर्सनली जो भी हैवी प्राइस हमें पे करना हो हम करेंगे, बट रेडी फॉर इट, राइट। इन द एड्रेस MS स्वामीनाथन वो सेंटेनरी, यहाँ पे ये मतलब कह रहे हैं कि हमारे लिए किसान का हित सर्वोच्च है, सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के पशुपालन, जो पशुपालकों हैं, ठीक है, कि और मछुआरे जो भाई बहन हैं उनके हित में काम करेगा। यहाँ पे ऐसा PM मोदी ने बोला है। ठीक है, इंडिया की स्ट्रैटेजी अभी तो क्या है, रिमेन क्वाइट, ठीक है, शांत रहो, बट हाँ स्ट्रैटेजिकली हमें काम करना है आगे। ठीक है, काम माइंड से काम करना है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प में हैव द डबल द टैरिफ, ठीक है, 50% टैरिफ कर दिया है, नॉट अलार्म्ड और अनड्यूली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, रेदर द गवर्नमेंट सीम्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वेट फॉर इट फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, डील विद द इंक्रीजिंग फ्रस्ट्रेशन विद द बाय रिमेनिंग काम। ये तो ट्रम्प की फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, राइट, रशिया के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट, बट हमें ये काम तरीके से डील करना है क्योंकि हमें अपनी स्ट्रैटेजिक्स, हमारे जो इंटरेस्ट है, राइट, उस पर हमें ध्यान देना है। These are India's sovereign decisions and we will never sacrifice our sovereignty. Sovereignty means होती है संप्रभुता। हमारे ऊपर कोई कंट्री नहीं है जो हमें बताए कि क्या सही है क्या गलत, कहाँ से डील करें कहाँ से ना करें, राइट। अब हम भी क्या करेंगे, ड्यूटी फ्री एक्सेस टू जो कॉटन, US के कॉटन को जो हमने ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया था ना इंडिया में, अब हम उस पर भी कोटा लाइकली ऑन द टेबल टॉक्स। और टेबल टॉक्स का मतलब क्या होता है, अब ये टेबल पे रखा गया है, अब इस पे विचार किया जाएगा। बात समझ आ रही है। US के कॉटन पे हम ड्यूटी फ्री एक्सेस देते थे इंडिया में, उस पर ये विचार किया जाएगा। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है प्रोटेक्शनिज्म के बारे में। ठीक है, जो ट्रेड वॉर चल रही है आजकल, प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, ये पूछा जा सकता है। अब आपको ये चीज़ें ना तैयार रखनी है पहले से, क्योंकि आपको एक आइडिया लग चुका है कि क्या क्या पूछा जाएगा, चाहे मेंस की बात हो, चाहे प्रीलिम्स की बात हो या इंटरव्यू की बात हो। ठीक है, मैं आपको डेली बताती रहती हूँ कि क्या क्या आ सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। What Trump's 50% टैरिफ मीन्स फॉर इंडिया। यहाँ पे कुछ अननेसेसरी, बहुत सारी अननेसेसरी बातें हैं, तो मैंने यहाँ पे एक समरी लिख दी। यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया है, ट्रेड रिलेशनशिप इम्पैक्ट। US ने रिवोक किया इंडिया के ड्यूटी फ्री एक्सेस अंडर द जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जो हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर्स को अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि टेक्सटाइल, ज्वेलरी सेक्टर्स हो गया एंड एग्रीकल्चर हो गया। अब इन रिटेलिएशन इंडिया ने भी इम्पोज किए हैं हाई टैरिफ ऑन सेलेक्टेड US इंपोर्ट्स, जैसे कि एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स हो गए एंड मेटल प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, अब इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या है। टैरिफ एस्केलेशंस पोजेस चैलेंजेस फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स, स्पेशली जो MSMEs होती है ना, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज होती है जो, ठीक है, ये डिपेंड करती है US मार्केट पे। द मूव हाईलाइट ग्लोबल प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज दिख रही हैं। ठीक है, USA की तरफ से दिख रहा है कि वो कितने इनसिक्योर हैं अपनी लेजिटिमेसी को लेके, अपनी जो लीगेसी थी एक द ग्रेट अमेरिका की उसको लेके। ठीक है, यहाँ पे वो काफ़ी इनसिक्योरिटी उनकी दिखती है। एंड टेस्ट इंडियाज़ कैपेसिटी, ये इंडिया की कैपेसिटी को टेस्ट करता है कि हम कैसे डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को मेंटेन बैलेंस कर सकते हैं। नेगोशिएशंस पॉइंट, इंडिया में कंसीडर ओपनली ओपनिंग अ ड्यूटी फ्री एक्सेस फॉर सर्टेन गुड्स, जैसे कि कॉटन हो गया, US के आलमंड्स आते हैं कैलिफोर्निया से, राइट, कैलिफोर्निया आलमंड्स का तो एक अलग ही ब्रांड है, उस पर हम अब ये पार्ट ऑफ ट्रेड टॉक्स रहेगा। सबसे पहले तो हम नेगोशिएट करेंगे, राइट, हमारा यही रहता है कि हम पहले नेगोशिएट करें, बातों से हम सिचुएशन सॉल्व करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें।
अगर नहीं होता है तब हम अपनी तरफ से भी रिटेलिएट करेंगे। Ongoing dialogue driven by economic and strategic priorities seeks to mitigate the adverse effects of tariff. ठीक है जी। India chooses a restrained response focusing on preserving long-term interest over short-term concessions. लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पे हम ध्यान देते हैं, ओवर शॉर्ट टर्म कंसेशंस, क्या पेनल्टी लग जाएगी, टैरिफ हो रहा है, टैरिफ कम हो रहा है, अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो रही है, कोई बात नहीं, हम अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। द एपिसोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्ले बिटवीन जियो पॉलिटिक्स। आप ये लाइन मेंशन करेंगे अपने जीएस पेपर 2 में, अगर आएगा तो जीएस पेपर 3 में कि कैसे प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है तो हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है इसका, राइट पूछा जा सकता है। ठीक है, लिंक करके पूछ सकते हैं वो लोग। जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड पॉलिसी एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी, वो कहा जाता है ना बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है कि मेंस में क्या आ जाए, प्रीलिम्स में क्या आ जाए, तो वैसा ही क्या होता है वो लिंक करके पूछ सकते हैं और पूछे जाते भी हैं, राइट। इसीलिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है एग्ज़ाम के लिए। Next important, in Haryana village, recent discoveries hint a 3,500 year old past. यहाँ पे क्या है, recent discoveries हुई हैं, remains of painted graveware, stamped pottery, molded bricks और dome like construction structures मिले हैं जो assume किया जा रहा है कि बुद्धिस्ट के स्तूप हैं। During an exploration of Mauryan era village in Yamunanagar district, और जो ये वाली जो हैबिटेशन है ये डेट कर रही है कब, नियरली 3,500 ईयर्स एगो। यहाँ पे अशोका के एक इंस्क्रिप्शन का मेंशन है, दैट इज़ टोपरा कला विलेज कंसीडर किया जाता है ओरिजिनल लोकेशन ऑफ दिल्ली टोपरा अशोकन पिलर, इंस्क्राइब्ड बाय द मौर्यन एम्परर, कौन, अशोका। ठीक है, उनके मॉरल एडिक्ट्स हैं यहाँ पे। पिलर्स के थ्रू वो क्या करते थे, अपने धम्म की पॉलिसी को वो प्रोपोगेट करते थे। पिलर्स के थ्रू धम्म की पॉलिसी को प्रोपोगेट किया जाता था। ठीक है, वहाँ पे कुछ मॉरल स्टेटमेंट्स थे कि आपको ऐसे रहना है, ऐसे बिहेव करना है। ये तो पढ़ा है ना आपने, हिस्ट्री का पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। ठीक है, फिर इसे नेशनल कैपिटल में मूव कर दिया गया था इन 14th सेंचुरी बाय फिरोज शाह तुगलक। बाकी मैंने पढ़ा कुछ भी काम का नहीं है, काम का है यहाँ पे दिल्ली टोपरा पिलर। ये वन ऑफ द अशोका का पिलर है, इंस्क्राइब्ड विद द मॉरल एडिक्ट्स प्रोमुलकेटेड बाय अशोका, जिन्होंने रूल किया था। ये एक मॉडर्न एम्परर है जिन्होंने रूल किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ड्यूरिंग 3rd सेंचुरी BC। दिस इज दिल्ली टोपरा वाला पिलर। ठीक है, द एडिक्ट्स ऑफ अशोका एदर कार्व्ड इन सीटू रॉक्स और इनग्रेव्ड ऑन पिलर्स, या तो रॉक पे ही कार्व्ड कर दिए गए या तो पिलर्स बनाए गए। ठीक है, द पिलर ओरिजिनली इरेक्टेड इन द टोपरा कला वॉज ट्रांसफर्ड टू दिल्ली इन द 14th सेंचुरी बाय फिरोज शाह तुगलक। पिलर मेड अ सैंडस्टोन, किसका बना है, सैंडस्टोन मटेरियल पूछते हैं। ठीक है, याद रखना है। 13 मीटर्स हाई, फीचर्स इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट कौन सी है, ब्राह्मण। कन्वे द अशोकाज मॉरल एडिक्ट्स इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू धम्मा, सोशल कोहेजन एंड पिटी। ठीक है, याद रखेंगे, आर्ट एंड कल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि किससे बना है, सैंडस्टोन से बना है। अशोका के पिलर्स की बात करते हैं, ये चुनार सैंडस्टोन से बनते हैं ज़्यादातर। एज अ सिंबल ऑफ स्टेट एज्यूम्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द एंटायर मौर्यन एम्पायर। ऑब्जेक्टिव क्या है, वही जो बुद्धिस्ट की आइडियोलॉजी थी धम्मा, उसे प्रोपोगेट करना पूरे अपने मॉडर्न एम्पायर में। दिस इज़ स्ट्रक्चर। सबसे पहले चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद हम ये यहाँ से समझेंगे। ठीक है, कि ये क्या है। लैंग्वेज कौन सी थी यूज़ होती थी, पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज उस समय की लोकल डायलेक्ट थी, ज़्यादातर लोग आम भाषा थी। ठीक है, लोगों की कुछ ग्रीक एंड अरामाइक लैंग्वेज में भी लिखी हैं। आर्किटेक्चर क्या है, 4 पार्ट्स होते थे इसके। सबसे पहले शाफ्ट, एक लॉन्ग शाफ्ट फॉर्म्ड एज द बेस
बेस पे एक लॉन्ग शाफ्ट रहता था पिलर का, बेसिकली वो पिलर वाला पार्ट, राइट, वो क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं। वॉज मेड अप ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन और मोनोलिथ था। एक पीस ऑफ स्टोन यानी कि काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स को जोड़ के नहीं बना था, राइट, एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन से वो बनाया गया था। उसके ऊपर क्या आता है, कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, लोटस शेप्ड होती है या फिर बेल शेप्ड होती है, ठीक है, ऐसे करके क्या थी, कैपिटल थी। फिर थी एबेकस। एबेकस मतलब क्या है, एक सर्कुलर या रेक्टेंगुलर, अभी हम इसका इमेज से पढ़ेंगे, राइट। सी दिस इज शाफ्ट, ये जो पिलर वाला पार्ट है दिस इज शाफ्ट। एंड उसके ऊपर क्या है, बेल शेप्ड वेस कवर, यहाँ पे क्या है, लोटस, कैपिटल, राइट, अबव द कैपिटल यहाँ पे क्या मिलेगा, एबेकस मिलेगा। एबेकस ये रेक्टेंगुलर होता था, ये सर्कुलर होता था, उसके ऊपर क्या मिलेगा, कैपिटल। कैपिटल में कोई एनिमल था, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑल द कैपिटल फिगर्स क्या थे, यूजुअली एनिमल्स थे, लाइक बुल, लॉयन, एलिफेंट, ठीक है। ये सर्कुलर या फिर स्क्वायर वाले एबेकस पे इस्टेब्लिश किए गए थे। अशोका 7 पिलर एडिक्ट्स कहाँ पे मिले हैं, टोपारा, दिल्ली, मेरठ, कौशाम्बी, रामपुरवा, चंपारण, महरौली। पिलर एडिक्ट 1 में क्या है, याद रखना, स्टेट पीसेस वगैरह में आ जाता है ये, ठीक है, काफ़ी फैक्चुअल है माना, पर याद करना पड़ेगा क्योंकि आता है, ठीक है। पिलर एडिक्ट 1 में क्या है, अशोकास प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन टू पीपल, ठीक है, यानी कि अशोका क्या रूल्स फॉलो करते हैं, क्या उसूल हैं उनके कि वो लोगों की, अपनी प्रजा की रक्षा कैसे करते हैं। सेकंड में क्या है लिखा है, धम्म को बताया गया है, परिभाषा उसकी दी गई है, कैसे बताया गया है, मिनिमम ऑफ सिंस, पाप बहुत से कम किए जाएं, पुण्य ज़्यादा किए जाएं, ठीक है, अच्छे काम ज़्यादा किए जाएं, कंपैशन हो, दया भावना हो, एक लिबरल, एक ना टॉलरेंस टाइप की भावना हो, कहाँ पे, कम्युनिटीज़ में, ट्रूथफुलनेस हो, प्योरिटी हो। थर्ड में क्या है, हार्शनेस, क्रुएलिटी, एंगर, प्राइड, इन सबको हमें हटाना है अपने जीवन से। फोर्थ में क्या है, रजुक की ड्यूटीज़, रजुक बताया था वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, उनकी ड्यूटीज़ यहाँ पे मेंशन की गई हैं। फिफ्थ में क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ एनिमल एंड बर्ड जिन्हें नहीं मारा जाएगा, राइट, जिन्हें नहीं मारना चाहिए, और फिर एक अनदर लिस्ट ऐसी है जिन्हें बिल्कुल भी नहीं मारा जाएगा। सिक्स्थ में क्या है, धम्मा की पॉलिसी। सेवन्थ में क्या है, वर्क्स अंडर बाय द अशोका, धम्मा की पॉलिसी के अंदर अशोका ने कौन कौन से काम किए वो यहाँ पे सेवन्थ में मेंशन है। माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन कहाँ है, वही रोमन पिलर इंस्क्रिप्शन, सबसे पहली बात याद रखेंगे कि ये कहाँ है, लुम्बिनी में है, ठीक है, नेपाल में। ये दिखाता है कि अशोका की विजिट टू लुम्बिनी एंड एग्जेम्पशन ऑफ लुम्बिनी फ्रॉम टैक्स। वो लुम्बिनी में हुआ था ना बुद्धा का जन्म, और अशोका क्या थे, बुद्धिस्ट थे, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे लुम्बिनी को वो टैक्स फ्री कर देते हैं। निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन, ये वाला भी नेपाल में है। इट मेंशंस द अशोका इंक्रीज्ड द हाइट ऑफ स्तूपा ऑफ बुद्धा कोनाकमाना टू इट्स डबल साइज, ठीक है, जो भी स्तूप है बुद्धा का उसका डबल साइज इंक्रीज कर दिया गया था, कहाँ पे, निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन में ये चीज़ मेंशन है। मेजर पिलर इंस्क्रिप्शंस कौन कौन से हैं, सारनाथ बहुत इम्पोर्टेंट है, कहाँ है, वाराणसी के पास है, अशोका के द्वारा ये बिल्ड किया गया था। यहाँ पे धम्म चक्र परिवर्तन फर्स्ट सेरेमन है जो अशोका का, बुद्ध का, वो यहाँ पे मेंशन है। वैशाली पिलर कहाँ है, बिहार में है, यहाँ पे सिंगल लॉयन है, कोई इंस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं है। सनकिस्सा पिलर उत्तर प्रदेश में है, थोड़ी बहुत याद रखेंगे, ठीक है, जगह याद रखेंगे। लौरिया ये नंदनगढ़ कहाँ है, चंपारण बिहार। लौरिया अराराज कहाँ है, चंपारण बिहार। इलाहाबाद पिलर कहाँ है, उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये वाले देखिए, सारनाथ, सांची, वैशाली, रामपुरवा, ये लौरिया, नंदनगढ़, सनकिसिया, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। देखिए एनिमल वगैरह दिखते हैं ज़्यादातर में, लॉयन है,
एंड बुल है, ठीक है, एलिफेंट है, ये ज़्यादा उन्होंने यूज़ किया था। एडिक्ट्स ऑफ अशोका देखिए, मनसेरा, शाहबाजगरी, कांधार, काबुल वाला एरिया, राइट, कालसी, कालसी इज़ इन देहरादून उत्तराखंड, दिल्ली टोपारा, मेरठ, लुम्बिनी, लौरिया नंदनगढ़, कौशाम्बी, लौरिया अराराज, ये वाले बिहार में है दोनों, ठीक है। रामपुरवा इज़ इन बिहार, धौली, धौली इज़ इन उड़ीसा, धौली वाला, ठीक है, आया था, कब आया था, आई थिंक 2023 या फिर 24 में आया था, ठीक है। कि अच्छा ये वाला भी आया था, एर्रागुड़ी, वहाँ पे ई से था, एर्रागुड़ी था, ठीक है। ये वाला भी इंस्क्रिप्शन क्या है, अशोका से रिलेटेड है। अमरावती, जौगाड़ा, जौगाड़ा भी, और धौली, वो धौली भी कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है जी, याद रखेंगे। देखिए जी, गिरनार इज़ इन कहाँ, गुजरात में, एंड दिस इज सोपारा, सनाथी, ये याद रखेंगे। यहाँ पे मेजर एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स पाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, 1 in 5 ओल्डर इंडियन एडल्ट्स हैड डायबिटीज़। एटलीस्ट 1 in 5 पीपल एजेड 45, ठीक है, इन्हें क्या है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी 2019 में। ये न्यू पेपर जो पब्लिश किया गया है लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में, उसमें डिस्क्राइब किया गया है। 2 out of these 5 people with diabetes and 40% of those tested were unaware about their condition। उन्हें पता ही नहीं था कि वो लोग डायबिटीज़ अभी फेस कर रहे हैं। ओनली हाफ ऑफ दीज पीपल क्या थे, अवेयर थे। जिन्हें सर्वे किया गया ना, उनमें से सिर्फ हाफ ही थे जो अवेयर थे, और बहुत कम है, इवन फ्यूअर अचीव टारगेट्स ऑफ ग्लाइकेमिक कंडीशन, ब्लड प्रेशर कंट्रोल एंड यूज़ ऑफ लिपिड लोअरिंग मेडिकेशन। ये बिल्कुल हेल्थ हैज़ार्ड है, राइट, डिज़ास्टर है जो ये आजकल डायबिटीज़ बहुत ही नॉर्मल हो गया, खांसी जुकाम की तरह हो गया है, ठीक है। एंड ओबेसिटी तो आप देखते ही होंगे हर जगह। हमारी जो लाइफ स्टाइल है बहुत मैटर करती है वो। लैंसेट पेपर में स्टडी आई थी, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है, हम किसी टाइम पीरियड में किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे होते हैं, राइट। यहाँ पे 60,000 एडल्ट्स को स्टडी किया गया एक पर्टिकुलर पीरियड में, कब, 2017 से 19 तक। इसमें पाया गया कि क्या है, जो अभी सर्वे में आया, 1 in 5 इंडियन, ठीक है, एजेड 45 सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, ठीक है जी, याद रखेंगे। ये लॉन्गिट्यूडनल एजिंग सर्वे क्या है, ये इज़ अ नेशनली एंड वेल स्टेटेड स्टेट लेवल रिप्रेजेंटेटिव सर्वे है विच इंक्लूड्स हेल्थ कंडीशंस ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, याद रखेंगे। और कुछ बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है, न्यूज़ में बस इतना सा याद रखेंगे। यहाँ पे देखते हैं, स्टेट एंड द यूटीज विद द हाईएस्ट एज एडजस्टेड डायबिटीज़ अबव कौन से थे, चंडीगढ़, पुडुचेरी, केरला, ठीक है, यहाँ पे डायबिटीज़ की ज़्यादा केसेस देखे गए हैं। द स्टेट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द एडल्ट्स हैविंग डायबिटीज़ वर तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड यूपी। यूपी में 4.7 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है, बेसिकली शुगर जो हम आम भाषा में कहते हैं ना, वही है। डायबिटीज़ इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़ दैट अकर्स व्हेन द पैनक्रियाज कैन नो लॉन्गर मेक इंसुलिन। हमारे जो बॉडी में पैनक्रियाज होते हैं वो इंसुलिन हार्मोन का फॉर्मेशन या फिर रिलीज़ नहीं कर पाते, और बॉडी कैन नॉट मेक गुड यूज़ ऑफ इंसुलिन इट प्रोड्यूसेस। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो रेगुलेट करता है ब्लड के ग्लूकोज को। हम जो कुछ भी खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है। अब उस ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए इंसुलिन रिलीज़ किया जाता है, ठीक है, पैनक्रियाज के द्वारा। अब वो रिलीज़ नहीं होगा तो शुगर बढ़ जाएगी ना, ग्लूकोज बढ़ जाएगा हमारा, उसे ही डायबिटीज़ कहते हैं। नॉट बीइंग एबल टू प्रोड्यूस, या इंसुलिन को इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं किया जा रहा, क्या मतलब अब बॉडी कर सकती है, तो रेज्ड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी जिसे कहते हैं हाइपर ग्लाइकेमिया,
याद रखेंगे, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया भी कह सकते हैं, एनीमिया भी कह सकते हैं। Over the long term, high glucose levels are associated with the damage to the body, failure of various organs and tissues। अब जब ज़्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ डैमेज होने की संभावनाएं रहती है। किडनी फेलियर हो जाता है, ब्लाइंडनेस आ सकता है, हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स एंड लोअर लिम्ब एम्प्यूटेशंस की प्रॉब्लम रहती है। चलिए जी मैपिंग देखते हैं। आज मैपिंग किसकी है बताइए? आज है मैपिंग यूराल माउंटेन की। यूराल माउंटेन सबसे पहले याद रखिएगा यूरोप को एशिया से सेपरेट करता है, ठीक है जी, याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए जी माउंट नरोनदया, ये वैसे रशिया एंड यूरोप के बीच में, तो थोड़ी इधर उधर की लैंग्वेज यहाँ पे होती है। दिस इज़ सेंट्रल यूराल्स है, सदर्न यूराल्स है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। कज़ाकिस्तान कहाँ से? आर्कटिक ओशन से। ये वाली जो रेंज है ये कज़ाकिस्तान तक जाती है। कहाँ याद रखेंगे? आर्कटिक रेंज से कज़ाकिस्तान तक ये बाउंड्री जा रही है, ये रेंज जा रही है। और कुछ नहीं, नाम वही मिडल, सेंट्रल, ठीक है। पोलार वाले हो गए, नीदर पोलार, वो पोलार यूराल्स हो गए। ये नदन पोलार, वो पोलार बोल रही हूँ, यूराल्स हो गए, ठीक है। ये चीज़ें याद रखेंगे। यूराल माउंटेन रेंज दैट रन्स अप्रॉक्सीमेटली टू द नॉर्थ टू द साउथ थ्रू द वेस्टर्न रशिया फ्रॉम द कोस्ट ऑफ आर्कटिक ओशन टू द यूराल रिवर एंड नॉर्थ वेस्टर्न कज़ाकिस्तान। दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू कॉन्टिनेंट कोल्यूजन। अब मैंने बताया था कोल्यूजन के बारे में सब कुछ। ओशन टू कॉन्टिनेंट मैं आपको जब जापान में आया था सुनामी, अभी सुनामी आई थी ना, तब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ओशन टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट दोनों लाइट है मतलब हल्की है, राइट। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं ना वो हल्की होती हैं, एंड जो समुद्र वाली प्लेट होती है, महासागरों की जो प्लेट होती है वो क्या होती है? काफ़ी भारी होती है। तो यहाँ से फिर भी कोई एक जो ज़्यादा हल्की होती है वो ऊपर उठ जाती है, एंड जो ज़्यादा कम हल्की होती है वो नीचे धंस जाती है, या फिर ना ऐसे फोल्ड हो जाते हैं ये सब। यहाँ से ये वाला कॉन्टिनेंट आ रहा है, यहाँ से ये वाला कॉन्टिनेंट आ रहा है, तो यहाँ पे फोल्ड हो जाते हैं। जैसे कि हिमालयाज़ है, राइट, तो वो भी क्या यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है, ठीक है, अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो वहाँ पे ऐसे क्या हो गए? फोल्ड हो गए, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे माउंटेन पाया गया। कौन सा? माउंटेन रेंज पाई गई, दैट इज़ यूराल माउंटेन्स। सुपर कॉन्टिनेंट लॉरेशिया का क्या हुआ? कोल्यूजन हुआ विद अ यंग एंड वीक कॉन्टिनेंट। कौन है? ये कज़ाकिस्तानिया। उससे जब कोलिजन हुआ तब जाके ये यूराल माउंटेन बने। यूराल माउंटेन में बात याद रखनी है, बहुत इजी भी है, ठीक है। कुछ नहीं, यूरोप को एशिया से अलग करता है बस। इसका नदर्न एंड सदर्न एक्सटेंट आप लोग देख लीजिएगा बस, और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। आज का वो कैब देखते हैं। आज का वो कैब है ड्विंडल। ड्विंडल मतलब क्या होता है? डिमिनिश करना या ख़त्म होना, क्षीण होना। वही इसके सिनोनिम्स क्या है? डिक्रीज़ करना, रिड्यूस करना। वही इसका एंटोनियम यानी कि विलोम क्या है? इंक्रीज़ करना यानी बढ़ाना। ड्विंडल बहुत इजी है, अगर एग्ज़ाम में आ गया ना EPFO वाले में पता नहीं चलेगा फिर क्या है इसकी मीनिंग, पर है बहुत इजी। कम करना, बढ़ाना, राइट। ड्विंडल मतलब होता है कम करना, राइट। वहीं इसका विलोम है, इसका मतलब वो विलोम का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। विलोम इसका क्या होगा? बढ़ाना। सिंपल है। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? द मेजॉरिटीज बिहाइंड द गवर्नमेंट dwindle एंड ग्रो। इजी है। तो आई रियली एंड रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। मैं कुछ वैल्यू एडिशन आपके प्रिपरेशन में ऐड कर पाऊँ, मेरा ये मोटिव रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ मिलियन फॉर वॉचिंग टिल हेयर। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। कुछ सजेशंस आप देना चाहें, कुछ इंक्लूड करवाना चाहें तो आप बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा मुझे आंसर्स, जो भी मैंने आज क्वेश्चन पूछे हैं आप मुझे उसके आंसर्स बताइएगा।
शेयर करिएगा वीडियो अपने अमंग फेलो एस्पिरेंट्स में। अगर हल्की सी भी वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, थोड़ी प्रिपरेशन में आपकी थोड़ी वैल्यू एडिशन मैं आपकी प्रिपरेशन में ऐड कर पाई हूँ तो सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा, क्योंकि आपका एक क्लिक जो भी बिल्कुल फ्री है, राइट, मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन एंड सपोर्ट है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।